Good morning, student. Today I am going to start remaining part of lesson number 5. Women change the world. Student, कल की क्लास में हम लोगों ने लेसन 5 में वीमेंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा था एंड टुडेज माय टॉपिक इज स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स येट as we will see there still remain differences between the education of boys and girls. It also gathers information about the people living in India, their age, schooling, what work they do, and so on. According to the 1961 census, about 40% of all boys and men were literate, compared to just 15% of all girls and women. In the most recent census of 2001, these figures have grown to 76% for boys and men and 54% for girls and women. आज के युग में बॉयज़ एंड गर्ल्स अधिक संख्या में स्कूल जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की एजुकेशन में डिफरेंसेस है। इसमें भारत में रहने वाले लोगों के लाइफ के बारे में विस्तृत नॉलेज कलेक्ट की जाती है, उनकी एज, उनकी पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले वर्क। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित था। इसके कंपैरिजन में बॉयज़ एंड वीमेन का केवल 15% पार्ट एजुकेटेड था। 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग लड़कों व पुरुषों की यह नंबर बढ़कर 76% हो गई और एजुकेटेड गर्ल्स एंड वीमेन की संख्या लगभग 54% हो गई। Some amount of schooling has increased. You can also see the percentage of the male group is still higher than the female group. Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave school for different social groups. You have probably noticed in the above table that SC and ST girls leave school at the rate that is higher than the category all girls. This means that girls who are from the Dalit and Adivasi backgrounds are less likely to remain in school. The 2001 census also found the Muslim girls are less likely than the Dalit and Adivasi girls to complete primary school. दोनों के बीच ऐसे लोगों का रेशियो बढ़ गया है। आप देख सकते हैं अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का परसेंटेज अधिक है। नीचे एक टेबल दी गई है जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की परसेंटेज को शो किया गया है जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। आपने ऊपर दी गई टेबल में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सभी गर्ल्स की सीरीज़ के कंपैरिजन में एससी तथा एसटी की गर्ल्स के स्कूल छोड़ने का रेशियो अधिक है। इसका मीन्स यह है कि दलित तथा आदिवासी बैकग्राउंड की गर्ल्स के स्कूल में रहने की संभावना बहुत कम रहती है। वर्ष 2001 की जनगणना से यह पता चलता है कि दलित तथा आदिवासी गर्ल्स के कंपैरिजन में मुस्लिम गर्ल्स की प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। While a Muslim girl is likely to stay in a school for around 3 years, girls from other communities spend around 4 years in school. There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim communities leave school. In many parts of the country, especially in rural and poor areas, there may not even be proper school nor teachers who teach on a regular basis. If there is no transport like buses or vans, parents may not be willing to send their girls to school. Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all their children. Many children also have leave school because they are discriminated against by their teacher and classmates. मुस्लिम गर्ल्स स्कूल में लगभग
3 ईयर्स तक रहती हैं, जबकि अन्य कम्युनिटीज़ की गर्ल्स स्कूल में 4 ईयर एक्सपेंड करती हैं। दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम कैटेगरी के चिल्ड्रन के स्कूल छोड़ने के अनेक रीज़न हैं। देश के अनेक पार्ट में, विशेषकर ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए नाचो उचित स्कूल हैं, ना ही टीचर्स हैं। यदि स्कूल घर के पास ना हो और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, जैसे बस, वैन आदि, तो पेरेंट्स गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ फैमिलीज़ अत्यंत पुअर होती हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा भी नहीं उठा पाती। बहुत से चिल्ड्रन इसीलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके टीचर तथा क्लासमेट्स का भेदभाव रहता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।